सेक्शन डी। सेक्शन डी का सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 34 जो है आपका, बोलता है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मेंबर वाई दैट कम्स टू प्लेसेस आफ्टर एक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज एंड स्टेट हाउ मच विल मॉलिक्यूलर मास डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एक्स। तो X जो है आपका C4H13OH है। अगर होमोलोगस दो और बढ़ाएंगे तो मतलब क्या है, दो CH2 ग्रुप हम लोग को और बढ़ाना है। तो दो CH2 ग्रुप और बढ़ाएंगे तो Y का जो फॉर्मूला हो जाएगा C6H13OH हो जाएगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो इंक्रीज होगा, अब दो CH2 बढ़ाए हैं तो C का मास होता है 12 और H का मास होता है 2, तो 12 प्लस 2 और 2 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, हम लोग को 28 से डिफर करेगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है हाउ डू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एक्स कंपेयर टू दोज ऑफ वाई, गिव रीजन भी देना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों का सिमिलर होता है। सिमिलर प्रॉपर्टी जो होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सिमिलर होता है। बस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ये सब थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इंक्रीज करते रहता है। और इंक्रीज करने का ये है क्या कि यहाँ पर इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये जो डिपेंड करता है वो मॉलिक्यूलर साइज पे डिपेंड करता है। तो साइज डिपेंड, जितना साइज बढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट ये सब बढ़ते जाएगा। और ये भी है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। फंक्शनल ग्रुप OH क्या है, वो डिसाइड कर रहा है कि इसका प्रॉपर्टी क्या होगा। तो जितना भी आपका दोनों जो हम लोग देखे X और Y, दोनों में आपका फंक्शनल ग्रुप OH ही है, तो दोनों का जो प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर ही होगा। अगला है आपका राइट द केमिकल फॉर्मूला प्रोडक्ट जेट फाउंड बाय हीटिंग वाई विथ एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट। अब हम लोग को पता है कि एसिडिफाइड पोटासियम डाइक्रोमेट क्या है, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि अल्कोहल को करस्पॉन्डिंग क्या बना देता है, आपका करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल को। अब यहाँ पर उसके बाद और क्या बोला गया है, राइट द जनरल फॉर्मूला। अब जनरल फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखने के लिए बोला गया है। तो जनरल फॉर्मूला इन द होमोलोगस सीरीज दैट जेड बिलोंग टू, अब जेड का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो आप देखो यहाँ पर कर सकते हो, CnH2n प्लस 1COOH, ये इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। 5 2 10, ठीक है, प्लस 1 मैच कर रहा है और COH। अगर दूसरा और लिखना है तो और करके हम लोग CnH2nO2, ये भी हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। चलिए और पार्ट में आते हैं। लिखता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन P हैज द केमिकल फॉर्मूला C4H6, राइट टू पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब टू पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग C, अब कितना है C4, अब H इसमें डालना है तो हम लोग क्या कर देते हैं, H3CH2CH, और यहाँ पर क्या डाल देते हैं हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड डाल देते हैं। ये देखेंगे तो हाइड्रोजन आपका टोटल कितना है, 6, 3 + 2 5 5 1 6, एक हो जाएगा। दूसरा हम लोग इसी ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर कर सकते हैं, तो इस ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर करने पर क्या हो जाएगा, H3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये दूसरा स्ट्रक्चर। अगर और स्ट्रक्चर आपको बनाना है, दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप ये ट्रिपल बॉन्ड की जगह क्या डाल दो, दो डबल बॉन्ड डाल सकते हो, उसमें भी यही होगा। तो H2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें भी काउंट करेंगे तो 3 + 1 4, 4 और 2 6, सेम है। ठीक है, और अगर इसका भी और दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है तो ये डबल बॉन्ड को यहाँ पर आप पुट कर सकते हो। चलो अगला देखते हैं। बोलता है सजेस्ट एनी टू रीजन, राइट द रिएक्शन कंडीशन टू कन्वर्ट वन ब्यूटानोल, चलो अगला देखते हैं। राइट द रिएक्शन कंडीशन टू कन्वर्ट वन ब्यूटानोल टू हाइड्रोकार्बन। हम लोग को पता है कि अल्कोहल को हम लोग क्या करना है, तो हाइड्रोकार्बन पी कैसा है, तो हाइड्रोकार्बन पी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अल्कोहल से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या पुट करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में क्या हीट कर देते हैं, तो अल्कोहल आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं। फिर अगला है राइट द जनरल फॉर्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन पी। अब हाइड्रोकार्बन पी का होमोलोगस सीरीज का जनरल फॉर्मूला लिखने का बात बोल रहा है। तो जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखें, देखेंगे यहाँ पर CnH2n-2 के फॉर्म में, C4 है, 4 2 8, 8 - 2 क्या हो जाएगा 6, तो
4H6 बैठ रहा है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। आगे देखते हैं, वेरिएशन इन डीएनए बेनिफिट्स इज बेनिफिशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम एक्सप्लेन। अब वेरिएशन हमको पता है कि वेरिएशन से क्या होता है, आपका जो इंसियोरिटी होता है, आपका लाइफ एग्जिस्टेंस का होता है, वो इंसियोरिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वेरिएशन से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है न्यू ट्रेड्स का, डेवलपमेंट होता है आपका न्यू ट्रेड्स का, इंक्लूडिंग फास्टर एडेप्टेशन टू जो भी चेंजेस आ रहा है उसमें तुरंत तुरंत अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। दैट इंश्योर्स ensures continuity of species। फिर अगला क्या बोलता है, explain an instance where reproduction would be counterpiece to the sustenance of species। अब देखो, बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन कब काउंटर पीस हो जाएगा, रिप्रोडक्शन कब काउंटर, रिप्रोडक्शन से क्या करते हैं हम लोग को पता है कि रिप्रोडक्शन से हम लोग इंसिक्योरिटी ऑफ लाइफ करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन कब हानि, कब हम लोग को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ध्यान से, कुछ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन, रिसोर्सेज में कंपटीशन बढ़ जाएगा। मतलब कुछ चीजें जो है 10, मतलब समझ के चलो ऐसे 10 kg आलू था या 10 kg चावल था, वो आप एक आदमी के लिए था, लेकिन वही पॉपुलेशन बढ़ने के कारण 10 kg आलू या 10 kg चावल जो है आपका दो चार आदमी का हो जाएगा, तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, लीड्स टू लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, क्योंकि पैसा, रिसोर्सेस ही नहीं रहेगा, रिसोर्सेस बहुत कम रहेगा, तो स्टैंडर्ड भी आपका लिविंग का कम हो जाएगा। फिर अगला बोलता है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक्स प्लेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन व्हेन एन एग इज नॉट फर्टिलाइज। तो आपको पता है कि एग जब फर्टिलाइज नहीं करता है तो होता क्या है। तो एक हम लोगों को पता है कि एक जो है सरवाइव करता है एक दिन के लिए, एक ट्रैवल करता है ओवरी, ओवरी से फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, और लाइनिंग ऑफ ब्लड में जा करके वो वेट करते रहता है स्पर्म का। तो जब फर्टिलाइज नहीं होता है, जब फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है ये, विथ नॉट फर्टिलाइज along with lining of uterus of as blood and mucus, क्या होता है, एक्सक्रीट, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, सेड आउट, नॉट फर्टिलाइज, इट सेड आउट, इट सेड out along with lining of uterus out of vagina as blood and mucus। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, मेंसुरेशन बोलते हैं, और ये हर महीने में एक बार होता है। अगला है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सीड फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपका पोलन ग्रेन जो होता है स्टेमेन टू स्टिग्मा एंटर करता है, और पोलन ग्रेन फिर क्या करता है, पोलन ट्यूब बनाता है। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है आपका, जायगोट फॉर्मेशन, जायगोट क्या बनता है आपको, डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स, ठीक है, और इम्ब्रायो बनता है किसमें, ओव्यूल के अंदर। फिर ओव्यूल क्या करता है, एक टफ प्रोटेक्टिंग कोट अपने ऊपर डेवलप करता है, जो कि बढ़ते धीरे धीरे ग्रेजुअली किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है, स्टेट एनी टू रीजन वाई चाइल्ड मैरिज आर हजार्डियस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन। अब चाइल्ड मैरिज क्यों हजार्डियस है, क्यों डिस्टर्ब करता है रिप्रोडक्टिव ऑफ हेल्थ ऑफ वुमेन का। तो ये क्या करता है, लीड्स टू टीनेज प्रेगनेंसी, इसमें बच्चे में टीनेज में ही जो लड़कियां होती है प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है, मदर को भी हार्म कर सकता है, इंक्लूडिंग बेबी को भी हार्म कर सकता है, और साथ ही साथ ये फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, गिव एनी 3 एडवांटेज ऑफ यूजिंग मैकेनिकल बैरियर ओवर द कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो मैकेनिकल बैरियर जो है वो कैसे, उसका एडवांटेज क्या है ओवर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। तो प्रोटेक्ट, जो मैकेनिकल बैरियर उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये आपको एसटीडीज से बचाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इससे बचाता है, और साथ ही साथ क्या है, ये चीपर, सस्ता भी और इजिली अवेलेबल भी होता है, इसलिए उसका एडवांटेज ओवर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स ज्यादा है। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करता है, P and Q present two straight wire, present two straight wire carrying equal current I in a direction perpendicular to the plane screen shown outward. K is the midpoint of lining join P and Q. The image shows the magnetic field lines around the wire, but the direction of the magnetic field is not marked। अब डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का मार्क नहीं है। तो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल जिसको बोलते हैं, स्क्रू रूल जिसको बोलते हैं, उससे हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर,
ये है आपका इस तरह से आपका बनाया हुआ, और ये क्या है आपका के, ये आपका अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई नहीं रहा। अब देखो स्क्रू, तो इस साइड पहले क्या है आपका इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये के है। तो इस केस में अगर स्क्रू रूल अगर आप करोगे, स्क्रू रूल करोगे तो आपका जो थंब होगा कुछ इस तरह से, राइट हैंड थंब कुछ इस तरह से होगा, और आपका हाथ जो है कुछ इस ऐसे ऊपर की तरफ घूमेगा, जो रेस्ट ऑफ द हैंड है कुछ ऊपर की तरफ घूमेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और वहीं पर इसमें देखेंगे तो आपका थंब का डायरेक्शन ये होगा, और आपका जो हाथ बाकी जो फिंगर्स वो नीचे की तरफ इस तरह से घूमेंगे, तो डायरेक्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। चलो चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द करंट इन वायर इंक्रीज हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पी एंड क्यू चेंजेस, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही हम लोग करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आपका इंक्रीज करेगा, ऐसे इंक्रीज करवा दो और उसका ड्रॉ कर दो। इसमें क्या था, डायरेक्शन ये था, इधर का डायरेक्शन ये, और इक्वल मैग्नीट्यूड से बढ़ रहा है, तो इक्वली आप बढ़ा दो दोनों तरफ। फिर क्या है, इफ बी is the magnetic field at point K due to current carrying, what will be the magnetic field due to P and Q at point midpoint K। अब यहाँ पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो डायरेक्शन दोनों का क्या है, चेंज है, दोनों का डायरेक्शन अगर हम लोग देखेंगे तो चेंज है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, इसलिए इस जगह पर क्या होगा आपका जीरो होगा। फिर अगला डी बोलता है, इफ बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट के ड्यू टू करंट कैरिंग वायर पी एंड द करंट इन वायर क्यू इज रिवर्स, तो रिवर्स हो गया, अगर क्यू में रिवर्स हो रहा है, रिवर्स करने का मतलब डायरेक्शन आपका ये हो जा रहा है, तो रिवर्स करने में दोनों का डायरेक्शन ए हो एक जैसा हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर दुगना हो जाएगा, तो टू बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेक्शन ई में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलता है, प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट एंड देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, टू मेक इट हार्ड गोल्ड इज अलॉयड विद अदर मेटल, द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज मेजर्ड इन कैरेट्स अकॉर्डिंग टू द टेबल। अब टेबल दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 18% गोल्ड। अब परसेंटेज ऑफ 18% गोल्ड, तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला ये यूज कर लेंगे, तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गोल्ड इंटू 100 करेंगे। अब नंबर ऑफ पार्ट ऑफ गोल्ड कितना बोल रहा है जी, 18 कैरेट, तो नंबर ऑफ पार्ट ऑफ गोल्ड 18 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितना है जी 24 इंटू 100 कर लेंगे। इसको सॉल्व करो जी, 6 3 जा 18, 6 4 जा 12, ठीक है, 3/4 इंटू 100, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75%, 75%। ठीक है, ये कर लो ना, 25 3 जा 75%। ठीक है, आगे देखते हैं, लाइक गोल्ड प्योर iron is also comparatively soft and also undergoes rusting, name the substance that mix with iron। अब टू मेक इट हार्ड, तो हार्ड बनाने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं जी, कार्बन ऐड करते हैं जिससे वो स्टील बन जाता है। उसके बाद स्टेनलेस बनाने के लिए उसमें हम लोग निकल और क्रोमियम ऐड करते हैं जो कि प्रिवेंट करता है रस्टिंग से। फिर है आगे क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज एन एलॉय, मिक्सचर कौन किस तरह का, सॉरी एलॉय किस तरह का मिक्सचर है, तो आपको पता है एलॉय क्या आपका होमोजेनस मिक्सचर है। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे एलॉय हम लोग डालेंगे तो मेटल जो प्योर मेटल है उससे कंडक्टिविटी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एलॉय का थोड़ा सा लेस हो जाता है। आगे देखते हैं, बोलता है टू ह्यूमन बीइंग हु कैन बोथ रोल देयर टंग प्रोड्यूस 11 चिल्ड्रन, 3 of children could not roll their tongue। अब कुछ बच्चे जो है रोल टंग को रोल नहीं कर सकते। चलो, विच ट्रेट रोलिंग और नॉन रोलिंग इज कंट्रोल्ड बाय रेसेसिव वैली, तो रेसेसिव वैली क्या कंट्रोल कर रहा होगा जी, नॉन कंट्रोल, क्योंकि नॉन रोलिंग आपका 3 ही बच्चा हुआ है, नॉन रोलिंग आपका 3 ही बच्चा हुआ है, तो कम बच्चा हुआ है, तो रेसेसिव एले क्या कर रहा होगा, पर नॉन रोलिंग को कर रहा होगा। अब बोल रहा है स्टेट ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन ऑफ द क्रॉस, तो जीनोटाइप F1 क्रॉस का क्या क्या हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है, स्मॉल आर हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल, तीनों जीनोटाइप यही हो सकता है। ठीक है, जिसको इसमें ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस हो जाएगा, और ये हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस मतलब दोनों जीनोटाइप सेम इसमें। फिर है क्वेश्चन नंबर
3. Show the inheritance of tongue rolling in given example using suitable what percent of offspring will show the same genotype as parent. तो parent हम लोग देख रहे हैं, parent यहाँ पर आपका हम लोग assume कर सकते हैं कि parent आपका कैपिटल R स्मॉल r नहीं रहा होगा, क्या रहा होगा आपका R। तभी जाकर के दोनों तरह के बच्चे अगर कैपिटल आर स्मॉल आर रहा होगा तो सारे बच्चे तो टंग रोल कर सकते थे, तो पेरेंट्स कुछ इस जीनोटाइप के रहे होंगे, होमोजेगस नहीं होंगे, ठीक है, हेटेरोजाइगस होंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पर, व्हाट परसेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग विल शो द सेम जीनोटाइप एज पेरेंट का जीनोटाइप कैपिटल आर, तुम क्रॉस करके देखिए तो बच्चे जो है आपका दो में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैपिटल आर, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट परसेंट, तो 50%, तो बच्चे उसमें 50% जो है आपका कैसा शो कर रहे हैं जी, पेरेंट्स के जैसा ही शो कर रहे हैं। उसके बाद और में आता है इफ वन ऑफ द पेरेंट कुड नॉट रोल देयर टंग विद द हेल्प ऑफ क्रॉस कैलकुलेट द रेशियो। अब एक पेरेंट जो है आपका टंग को रोल नहीं कर सकते, एक पेरेंट आपका टंग को रोल, तो हम लोग मान लेते हैं जो जो नन टंग रोलर है वो आपका स्मॉल आर है, ये वाला, ठीक है, दूसरा पेरेंट आपका ये है। तो इन दोनों को जब क्रॉस करवाए तो क्या बोला, रेशियो निकालने के लिए बोला, रेशियो निकालने के लिए बोला टंग रोलर टू नन टंग रोलर। तो रोलर ये आपका क्या है, रोलर, और ये आपका रोलर है, और ये क्या है, नन रोलर, और ये नन रोलर, स्मॉलर। तो रेशियो दिखाएंगे तो 2:2, यही है, इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। तो रेशियो क्या है आपका 1:1। आगे देखते हैं 39 में बोलता है द इमेज बिलो shows the design of refracting telescope, इनकमिंग लाइट है ये, वाई देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशन इन रिफ्लेक्टिंग। अब बोल रहा है कि इसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं है, देख रहे हैं इनमें वाई देयर इज नो क्रोमेटिक एब्रेशन, इस क्वेश्चन में क्यों नहीं है क्रोमेटिक एब्रेशन इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्यों नहीं। देखो इसमें ना तो आपका डिस्पर्सन हो रहा है ना ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, जब रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, डिस्पर्सन हो ही नहीं रहा है, तो जो लाइट आया उसका स्प्लिटिंग हुआ ही नहीं। अब स्प्लिटिंग नहीं हुआ तो किसी भी तरह का क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं। तो क्रोमेटिक एब्रेशन मतलब देखो होता क्या है, मतलब एक कोई कलर का लाइट है, ऐसा कोई कलर का लाइट है उसके ऊपर दूसरा कलर आकर के ऐसे दिखने लगता है या हेजी दिखने लगता है, तो वो होता है क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई क्रोमेटिक एब्रेशन हो ही नहीं रहा। वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर अफेक्टिंग टेलीस्कोप इज दैट अमाउंट ऑफ लाइट। अब अमाउंट ऑफ लाइट क्रिटिकल फैक्टर तो है, द मोर द लाइट टेलीस्कोप कैन गैदर द बेटर द इमेज प्रोड्यूस। व्हाट कैन बी डन टू द लेंस टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लाइट ऑफ टेलीस्कोप। तो लेंस में क्या करेंगे, तो लाइट ज्यादा आने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसका रेडियस ये बढ़ा देंगे, डायमीटर ही बढ़ा देंगे इसका, ठीक है। और दूसरा इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसका अपर्चर हम लोग बढ़ा देंगे, कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे जी, अपर्चर बढ़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा। आगे द लाइट दैट रीचेस द टेलीस्कोप कम्स विथ सी। अच्छा, इन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप गिवन इन द पैसेज व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। अब बोल रहा है कि ये लेंस और ये लेंस के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे लेंस का डिस्टेंस, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है इस लेंथ का फोकल लेंथ के बराबर है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इस लेंथ के फोकल लेंथ के बराबर है। तो इसको बोलो f1, इसको बोलो f2। तो डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज क्या हो जाएगा जी, f1 प्लस f2, मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस। उसके बाद बोलता है द लाइट दैट रीचेस द टेलीस्कोप्स, आगे डी में ना, डी द लाइट दैट रीचेस द टेलीस्कोप comes from very far away celestial object. Draw the ray diagram to show that what happens when light fall on the object of convex lens and concave lens। अब convex lens और concave lens का बात करते हैं। चलो देखो यहाँ पर ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। जब इंफिनिटी से लाइट आता है
जब इन्फिनिटी से लाइट आता है। ठीक है, इन्फिनिटी से लाइट आता है तो क्या होता है आपका, ये जाकर के फोकस पे मीट करता है। क्या होता है, ये जाकर के फोकस पे मीट करता है। ठीक है, दूसरा कॉनकेव लेंस का बात करते हैं। कॉनकेव लेंस, इसमें जब इन्फिनिटी से लाइट आएगा तो ये क्या कर जाएगा आपका, डाइवर्स कर जाएगा। क्या होगा यहाँ पर, डाइवर्स कर जाएगा। इसमें क्या होता है, एपियर्स टू, यहाँ पर इस जगह पर क्या फोकस है, इस जगह पर क्या आपका इस फोकस है, तो क्या बोलेंगे इसको, एपियर्स टू मीट्स। ठीक है, एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस ऐसा बोल सकते हैं, एपियर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। ये हो गया क्या आपका। अगला क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन, द लाइट दैट रीचेज द टेलीस्कोप कम फ्रॉम वेरी फार अवे celestial body, draw the ray diagram to show that what happens when light। अगला जो क्वेश्चन, द लाइट दैट रीचेज द टेलीस्कोप्स comes from very far away celestial bodies, draw a ray diagram to show that what happens when light from far away object falls on a convex mirror and concave mirror। अब यहाँ पर मिरर का बात हो रहा है, तो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग। ये है आपका कॉनकेव मिरर। इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है, इन्फिनिटी से क्या आ रहा है आपका, लाइट आ रहा है इस तरह से। इन्फिनिटी से लाइट आता है, वो क्या होता है आपका, डायरेक्ट फोकस से पार होता है। तो हम लोग बोल देंगे क्या, when light comes from infinity that passes through the focus, that passes through the focus या meet at the focus। ठीक है, दूसरे केस में अगर यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे, कॉन्वेक्स मिरर ले लें, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर ले लें, तो इसमें अगर इन्फिनिटी से लाइट आएगा, इसमें अगर इन्फिनिटी से लाइट आएगा तो क्या होगा, एपियर होगा। कहा क्या होगा, एपियर टू मीट एट द या डाइवर्स फ्रॉम द फोकस। तो इस तरह से ये पार होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।